your life. Okay. Assalamu alaikum. My name is Mariam Farhad, and we have Tuba Mehtab with us today, जो कि एक स्पेशल एजुकेटर हैं और मरकज़ उम्मीद में ऑलमोस्ट 2 सालों से अपनी सर्विसेज दे रही हैं। तुबा मेहताब जो हैं वो डिफरेंट अवेयरनेस सेशंस भी करती हैं ऑन लाइक टॉपिक्स लाइक डेवलपमेंट, बच्चों के जो एरियाज़ होते हैं या तो बच्चों की जो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स होती हैं। उसके अलावा जो है तुबा का जिस एरिया में स्पेशलाइजेशन है वो बच्चों का रेमेडियल सेशन जो है डेली बेसिस के तौर पे करती हैं। उनके जो 5 एरियाज़ होते हैं उनको कवर करने के लिए बच्चों के रोज़ाना रेमेडियल सेशंस करती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम तुबा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। आई गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं मरियम? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग बिल्कुल ठीक है, बट स्कूल को मिस कर रहे हैं हम लोग, बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ऑफ बहुत कोर्स ज़्यादा, मुझे पता है बच्चे भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ओके, आज का जो हमारा लाइव वीडियो का मकसद है, हमारा लाइव आने का जो मकसद है वो ये डिस्कस करना है कि जो स्पेशल नीड्स बच्चे होते हैं उनके लिए स्कूल जाना कितना ज़रूरी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन। हम स्पेशल नीड्स बच्चों में ऑटिस्टिक बच्चे भी होते हैं, डाउन सिंड्रोम बच्चे भी होते हैं, सीपी बच्चे भी होते हैं, तो उनका एक जब वो स्कूल जाते हैं तो उनका एक रूटीन बन जाता है। जैसे अगर एक ऑटिस्टिक बच्चा है तो उसका हम एक ट्रेट की बात करते हैं तो वो इस तरीके की बात करते हैं कि वो एक एडजस्ट हो जाता है उसका बिहेवियर कि भाई इतने टाइम पे उसने उठना है, उसने ये चीज़ करनी है, उसने एक ही रास्ते से जाना है, उसने एक ही क्लास में बैठना है या उसने उसकी एक ही जगह है। तो वो उसको पसंद नहीं है कि उसकी वो जगह जो है या वो रास्ता जो है वो चेंज किया जाए, और अगर इस तरह हो तो वो उसमें टैंट्रम शो करेगा, वो उसके बिहेवियर में जो है एक प्रॉब्लम देखा जा सकेगा, स्ट्रेस हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो अ, इस तरीके से बच्चों के जो बिहेवियर होते हैं वो हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं या टैकल कर सकते हैं इन आइसोलेशन, क्योंकि आइसोलेशन जो है बहुत सारे जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगी, और ऑफ कोर्स जो उनके पेरेंट्स होंगे बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को आइडिया नहीं होता है कि बच्चों को किस तरीके से टैकल करना है। तो तुबा, इस सिलसिले में मैं आपसे पहली बात तो यही पूछूंगी कि आपको क्या लगता है कि ये जो आइसोलेशन है तो बच्चों पे इसका क्या क्या इम्पेक्ट हुआ होगा, स्पेशल नीड्स जो बच्चे हैं? जी, मरियम, स्पेशल नीड बच्चों पे इसका इस तरह इस पे वैसे तो बहुत तरीके से इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन उनकी अपनी पर्सनली बात करें तो उनकी लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, सबसे लैक ऑफ एजुकेशन नहीं उनके प्रोवाइड कर रहे, उनका रूटीन डिस्टर्ब हो गया, उनके स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो गए, सोना हम्म, जागना उनका, सुबह देर से उठ रहे हैं या सुबह जल्दी उठ जाते हैं, किसी दिन जल्दी उठ गए और किसी दिन रात को देर से सो रहे हैं, स्लीपिंग पैटर्न उनके डिस्टर्ब हो गए, ईटिंग उनकी डिस्टर्ब हो गई है, कब क्या चीज़ खानी है, किस तरह से खानी है, ये चीज़ डिस्टर्ब हो गई। डेली लिविंग उनका बिल्कुल बहुत तरह से इफ़ेक्ट हो गया है कि उनको और जिसकी वजह से उनके बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स और बिहेवियर शो करते हैं वो लोग अपने पेरेंट्स को। पेरेंट्स भी परेशान है कि अब पूरा दिन में बच्चे के साथ हमने क्या करना है। अब हम्म, बच्चा सुबह उठ गया है तो आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक हमने बच्चे के साथ क्या करना है। पेरेंट्स भी डिस्टर्ब हैं और बच्चा भी डिस्टर्ब है कि इतने टाइम में मैंने क्या करना है। अगर बच्चा नॉर्मल रूटीन में 8 बजे उठता है और अपना स्कूल और थेरेपीज़ फ़ॉलो करता है तो अब वो नहीं कर रहा। वो घर पर है, वो अपने बिहेवियर शो हम्म, कर रहा है। इस तरह से उसकी हर चीज़ अफ़ेक्ट हो रही है। कोई काम नहीं कर पा रहा, उसको स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और एक तो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट वाली चीज़ उसको समझ में नहीं आ रही कि ये सब क्यों हुआ है। ये सब हम लोग एकदम से हम लोग आइसोलेटेड क्यों हो गए हैं, सिर्फ घर पर क्यों हैं, हम बाहर क्यों नहीं जा रहे। पहले तो हम बाहर जाते थे, हम स्कूल जाते थे, इतने बजे मुझे स्कूल जाना है तो मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा। ये चीज़ समझाना हम्म, उन्हें मसला हो गया। इतने बजे मेरी थेरेपी होती थी तो वो चीज़ क्यों नहीं हो रही। सब लोग घर में क्यों हैं, मामा पापा या मेरे बहन भाई घर में क्यों हैं, उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही या मैं क्या करूँ। इस तरह से उस पे इम्पैक्ट पड़ा, उसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आया है और उसकी फिज़िकल हेल्थ पे भी आया है। कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, वो एक जगह बैठा हुआ है या उसकी स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है जिसकी वज़ह से वो थका हुआ महसूस कर रहा है या ईटिंग पैटर्न डिस्टर्ब है तो वो जिसकी वज़ह से थका हुआ महसूस कर रहा है। इस तरह से उसकी डेली लिविंग पे इफ़ेक्ट हुआ है। बिल्कुल। एक जो स्पेशल बच्चा होता है इसके लिए ये बहुत ज़्यादा एक चीज़ है, बहुत ज़्यादा बर्डन है कि भाई एकदम से ये क्या हो गया है, सब कुछ बदल क्यों गया है, क्योंकि
एक जो स्पेशल बच्चा होता है, चाहे वो लाइक ऑटिस्टिक बच्चा हो या वो अगर वो डाउन सिंड्रोम बच्चा हो, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि हम लोग पुरानी रूटीन पे क्यों नहीं चल रहे, क्योंकि उनका एक एडजस्टमेंट का एक शेड्यूल बना हुआ होता है, वो ही सारा फोकस हो रहा होता है, वो देख रहे होते हैं कि भाई मेरी अम्मा ने इस टाइम उठना है तो ये चीज़ होगी, तो अब्बा जो है इस टाइम जाते हैं तो हमारी इनके पेपर्स हो रहे हैं, या तो वो सब कुछ ना बहुत ज़्यादा है डाइजेस्ट करने के लिए, एक प्रोसेस करने के लिए। एक बात ये भी है कि जो बच्चे हैं, स्पेशल नीड्स बच्चे हैं, उनको आप प्रॉपर तरीके से नहीं समझा सकते हो कि ये कोविड-19 क्या है, और उनको आप नहीं बता सकते हो, सही तरीके से समझा सकते हो कि ये इतना डेडली वायरस है, या इसमें हमें क्या करना चाहिए, या फिर इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, या आइसोलेशन में हम लोग क्यों हैं। तो किस तरीके से उनको एक कॉन्सेप्ट दिया जाए कि भाई ये वायरस है तो इससे हमें बचना है, या हमें जो है इतनी दफ़ा हाथ धोने हैं घर में, या थिंग्स लाइक दैट। तो ये किस तरीके से किया जाए? अच्छा, जैसे सबसे पहले तो उनका एक रूटीन बना लिया जाए कि उन्हें उनका रूटीन, क्योंकि बहुत पैटर्न है, जैसे हम एएसडी बच्चों की बात करें, वो बहुत पैटर्न और बहुत स्केड्यूल्ड होते हैं। उनका इतना सा भी अगर हमने उनका एक रूट भी चेंज करते हैं, कहीं हम बाहर जा रहे हैं और उनका एक रूट भी चेंज होता है, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम उस वाली रोड से जाते थे, आज हम इस वाली रोड से क्यों जा रहे हैं। तो और घर में रहते हुए भी उनका एक रूटीन फॉलो, थोड़े से चेंजेस आएँगे ऑब्वियसली, लेकिन रूटीन बनाएँ। और दूसरा, उनको वायरस के बारे में बिल्कुल हमने एक एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन तो उनको प्रोवाइड करनी है, जितनी वो कॉम्प्रिहेंड, जितनी वो समझ सकें। एक नॉर्मल बच्चे को हम ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमने उसका मेंटल लेवल देखना है कि अच्छा ये इतनी चीज़ समझ लेगा, और किस तरह समझना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कि अगर बच्चा विजुअलाइज़ करके समझ रहा है, कोई वीडियो के थ्रू समझ रहा है, तो उसको वीडियो के थ्रू समझा सकते हैं। वर्बल तरीके से समझ रहा है, कोई पेरेंट अपने पेरेंट्स बिठाकर उसको समझा सकते हैं कि ये चीज़ गंदी है, ये चीज़ अच्छी है, या आजकल हम क्यों इस तरह से यहाँ हैं। तो वीडियो दिखा सकते हैं, किसी सॉन्ग के थ्रू उसको समझा सकते हैं कि ये चीज़ है। अच्छा, टर्मिनोलॉजीज़ ना भी यूज़ करें, इनको टर्मिनोलॉजीज़ को चेंज भी कर सकते हैं हम। वायरस चीज़ ना यूज़ करें, कोई वो वाली टर्म यूज़ कर लें जो उसके लिए अंडरस्टैंडेबल है, जो वो कॉम्प्रिहेंड कर सके कि ये खराब चीज़ है, तो बैड थिंग, वो चीज़ यूज़ कर लें। और हम उसको पिक्चर के थ्रू समझा सकते हैं। अगर फ्लैश कार्ड्स आपके पास नहीं है, तो आप फ़ोन में कोई पिक्चर दिखा सकते हैं, या अगर वायरस के सिम्पटम्स या हमने क्या करना है, उसको पिक्चर्स के थ्रू समझा सकते हैं। एक टू डू वाली चीज़ें निकालें कि हमने ये वाली चीज़ें करनी है इस दौरान, और ये वाली चीज़ें नहीं करनी, ये चीज़ें नहीं करनी। हाथ धोने हैं, बाहर नहीं जाना, तो उसको पिक्चर्स के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, या विजुअलाइज़ कोई पोएम के थ्रू या किसी ड्रामे के थ्रू समझ आ जाएगा, या घर में ही पेरेंट्स और सिबलिंग्स मिलके कोई एक ड्रामा प्ले कर सकते हैं उनके साथ। कुछ ड्रामा वाली सिचुएशन सिनेरियो क्रिएट करके कि ओके, अब हमने ये चीज़ करनी है, एकदम से किस तरह चेंज हो गई चीज़ें और इस किस तरह कोप करनी है, उसके बाकी बहन-भाई किस तरह कोप कर रहे हैं उस चीज़ों से, कि वो एक ड्रामा के शेप देके उसको प्रेज़ेंट कर सकते हैं बच्चे के आगे, पेरेंट्स और सिबलिंग्स मिलकर ही। या उसको फ़ोन में, अगर आप फ़ोन में दिखाना चाहते हैं तो फ़ोन में दिखा दें, पिक्चर्स के थ्रू समझाना चाहते हैं तो पिक्चर्स के थ्रू समझा दें, लेकिन उतनी ही इन्फॉर्मेशन जितनी वो कॉम्प्रिहेंड कर सके, समझ सके कि ओके, हमने इस दौरान ये चीज़ करनी है। और कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, उसके सारी चीज़ें, उसके एजुकेशनल प्रोसेस आप बिल्कुल साथ-साथ लेके चल सकती हैं। उसकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ आप घर में लेकर चल सकती हैं, ताकि उसको बिल्कुल एकदम से सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ ना लगे, कि सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरा स्कूल ख़त्म हो गया, मैं बाहर नहीं जा पा रहा। तो ऐसी एक्टिविटी अप्लाई करें जो घर में भी हो सकती हैं, और उसको ऐसा कुछ चीज़ ख़त्म हुई भी ना लगे, और हर चीज़ नॉर्मल वे में उसको वो घर पे भी कोप कर सकें। बिल्कुल, अगर आपको कोविड-19 के बारे में, अगर आपको एक वायरस के बारे में बच्चों को समझाना है, स्पेशल नीड्स बच्चों को स्पेशली, तो आप क्या कर सकते हो कि कोई फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हो, आप कोई छोटी-सी वीडियो दिखा सकते हो यूट्यूब पे उसको, या तो आप बार-बार जो है उनको मोबाइल फ़ोन में पिक्चर्स दिखा सकते हो कि ये चीज़ एक गंदी चीज़ है, और या तो हम इससे किस तरीके से बच सकते हैं, हाथ धोकर इतनी इतनी दफ़ा हमने ये चीज़ करनी है। तो आप ये जो छोटी-छोटी चीज़ें करके बच्चों को जो है हैबिचुअल कर सकते हैं कि उनको ये चीज़ समझ आ जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है मेरा कि रेमेडियल सेशंस जो कि बच्चे रोज़ाना स्कूल जाते हैं, स्पेशल नीड्स बच्चे, उनके रोज़ जो है रेमेडियल सेशंस होते हैं, उनके जो 5 एरियाज़
होते हैं जिसमें कॉग्निटिव है या सेल्फ हेल्प है या फिर उनकी एक फिजिकल का जो एरिया है उसमें एक्टिविटीज़ होती है, तो वो सब फॉलो हो रही होती हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स क्या करें अब कि वो घर पे रेमेडियल सेशंस किस तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं? पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो घर पे सेशन बच्चों के लें। ड्यूरिंग कोविड-19 भी अभी तो लेना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया और पहले भी ज़रूरी था। वो इस तरह से कि कोई भी स्किल, कोई भी थेरेपी बच्चा लेता है या कोई भी स्किल बच्चा डेवलप करता है या कोई भी बिहेवियर मॉडिफ़ाई करता है, तो घर में उसकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। घर में उसकी हुँ। प्रैक्टिस कि अगर मैंने कोई स्किल बच्चे को दी या कोई बिहेवियर मॉडिफ़ाई किया उसका, तो वो मुझे तो वो चीज़ वहाँ करके दिखाएगा। लेकिन घर पे जाके वो चीज़ शो नहीं करेगा क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो रही उस बच्चे की। उसको नहीं पता कि पेरेंट्स के साथ भी मैंने यही चीज़ फ़ॉलो करनी है। अगर मैं अपनी टीचर के साथ, अपने थेरेपिस्ट के साथ ये चीज़ फ़ॉलो कर रहा हूँ, मेरी थेरेपिस्ट मुझे कमांड कर रही है कोई चीज़ करने के लिए, तो वो अपने पेरेंट भी उसको वही चीज़ कमांड करें और बच्चा वो प्रैक्टिस करे। और आजकल इस तरह से सेशन ले सकते हैं कि सबसे पहले हमें टाइम स्लॉट अपना मेंटेन रखना है कि ओके, अगर हमने 30 मिनट्स का एक सेशन होता है बच्चे का दिन में, तो उसको किस तरह से डिवाइड करना है। शुरू-शुरू में बच्चा नहीं आपके साथ बैठ रहा, तो आप उसको 10 मिनट का सिर्फ टाइम दें, कि 10 मिनट हमने बैठना ही है साथ। शुरू-शुरू में आप उसको बिल्ड करें कि ओके, ये हमारा ये वाला 10 मिनट आपने मेरे साथ बैठना है, उसमें आप उसको दूसरी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, कोई भी स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई भी बेकिंग की, कुकिंग की, कोई भी स्किल जो आप घर में कर रहे हैं, जो आप खुद काम कर रहे हैं, वो बच्चे से भी करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम होगा। 10 मिनट आपने मेरे साथ एंगेज रहना है और ये चीज़ करनी है, तो उसका सेशन हो रहा है। क्योंकि इक्विपमेंट्स या रिसोर्सेज़ इतने ज़्यादा नहीं है, जो घर में ही रिसोर्सेज़ मौजूद हैं, उनके साथ आप काम कर सकते हैं। 10 मिनट आप उसको घर की बालकनी में ले जाकर आपने खड़ा किया, कि 10 मिनट आपने मेरे साथ यहाँ बालकनी में गुज़ारने हैं और आप मुझे बताओगे कि बाहर क्या-क्या दिख रहा है आपको। उससे उसकी वोकैब्युलरी एनहांस हो रही है। जो लैकिंग उसके डेवलपमेंटल एरियाज़ में आ रही है, उससे उसकी वोकैब्युलरी एनहांस हो रही है, वो देखकर बता रहा है, वर्बलाइज़ नहीं भी कर रहा। अगर वो आपको नहीं भी बता रहा है, वो पॉइंट आउट कर रहा है। 10 मिनट आपके साथ गुज़ारा है, इसी तरह आप ग्रेजुअली उसका टाइम बढ़ाओगे। 10 से 20 मिनट हुँ। आपके साथ बैठना है और अगर कोई आपको एजुकेशनल उसको कुछ लर्निंग करवानी है, तो आप उसको बिल्कुल फ्लैश कार्ड के थ्रू या वीडियो के थ्रू करवा सकते हो। अगर आप उसको स्क्रीन टाइम भी दे रहे हो, तो अपनी कमांड पर आप उसको 10 मिनट को दो, कि ये 5 मिनट आपने मेरी बताई हुई वीडियो या मेरा बताया हुआ वर्ड स्क्रीन पर देखना है। उसके बाद आगे के 5 मिनट आप अपनी फ़ेवरेट वीडियो या अपना फ़ेवरेट कार्टून देखोगे। इस तरह से उसका स्क्रीन टाइम मैनेज हो गया, आपका सेशन भी हो गया। उसकी रिइंफोर्समेंट भी हो रही है कि ओके, हम तो सिर्फ़ फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन 5-10 हुँ। मिनट में से 5 मिनट आप उसको अपनी बताई हुई चीज़, जो भी आप लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सोची है उसके लिए, और 5 मिनट उसकी बताई हुई चीज़। वो बच्चा रिइंफोर्स भी हो रहा है और बच्चा सीख भी रहा है और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर हमने आज इसका सेशन लिया है, तो ये मेमोरी रिटेंशन इन्हें प्रॉब्लम आती है कि रिटेन नहीं कर पाते अपनी इन्फॉर्मेशन जितनी भी है, जो उन्होंने स्कूल में सीखा है। कुछ भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट डे आप उनसे पूछोगी, पहले रिकॉल करवाओगे कि ओके, हमने कल क्या किया था, आज ये चीज़ सीखी। और एक ही चीज़ एक दिन में नहीं सिखानी, उनको टास्क एनालिसिस मतलब तोड़-तोड़ के सिखानी है चीज़। अगर हमने कुछ भी एक टास्क ले लिया, तो आज उसका सिर्फ़ ये इतना हिस्सा मैंने सिखाना है, कल उसका इतना हिस्सा सिखाना है। इस तरह से उसकी जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज़्यादा अच्छे से फ़ीड हो जाएगी वो चीज़। राइट, हम लोग ये कर सकते हैं। और मुझे ये बताइएगा कि कितना ज़रूरी है कि स्पेशल बच्चों के लिए कि उनका एक स्केड्यूल बनाया जाए। कितना ज़रूरी है कि पेरेंट्स जो है एक टाइम टेबल बनाएँ कि इस टाइम पे उठ के अगर ब्रेकफास्ट है तो उस टाइम पे उठ के आपने एक सेशन देना है और फिर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें बच्चों का। अगर वो रेमेडियल सेशंस का कुछ कर रहे हैं तो वो उसके लिए एक अलग से एक टाइमिंग्स हो। तो कितना ज़रूरी है कि एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन स्पेशल बच्चों के लिए एक टाइम टेबल, एक स्केड्यूल जो होता है वो बनाना कितना ज़रूरी है? क्या ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा? इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल, और इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक नॉर्मल बच्चा अपने उसको उसकी एक दिन की स्कूल की छुट्टी या उसकी एक दिन का जो भी लर्निंग प्रोसेस होता है वो रुक जाए।
तो वो नेक्स्ट डे ज़्यादा जल्दी उसको कोप कर लेता है एज़ कम्पेयर टू स्पेशल नीड चिल्ड्रन। अगर मैंने उसकी 1 दिन की स्पेशल नीड चिल्ड्रन की 1 दिन की थेरेपी या 1 दिन का सेशन या 1 दिन का लर्निंग प्रोसेस उसका रोक दिया, तो मेरा पूरा टॉपिक पीछे चली गई हूँ मैं। अगर मैंने उसको आज बा पे लाना था, तो अब मैं बा पे नहीं ला सकती हूँ उसको। मुझे रिपीट करना ही पड़ेगा। मेरा पूरा वो मैं 1 दिन 2 दिन पीछे चली गई, हुँ। अगर मैंने उसको कर दिया तो। अगर मैंने उसका कोई भी सेशन या कोई भी पैटर्न वहाँ 1 दिन डिलीट कर दिया, तो अगले दिन मैं वो बच्चा पीछे चला गया, उसको नहीं याद कि हमने क्या किया था। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उसका जो भी लर्निंग प्रोसेस है वो ऑन go रहे, रुके नहीं। और स्केड्यूल और पैटर्न टाइम टेबल स्केड्यूल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम दूसरे बच्चों से कंपेयर करें, टिपिकल बच्चों से कंपेयर करें, तो उनकी रूटीन या उन्हें पता है कि उन्हें इस टाइम क्या करना है और उन्हें अगर हमने एक टाइम टेबल स्केड्यूल दे दिया है, तो वो उसे समझने और फ़ॉलो करने में ज़्यादा आसानी होगी उन्हें, कि वो ओके हमने ये चीज़ करनी ही है, उनके दिमाग में ये बात होगी मुझे असाइनमेंट मिला है तो मुझे करना ही है। लेकिन इन बच्चों को हमने मोटिवेट करना है, इन बच्चों को पेरेंट्स ने मोटिवेट करना है कि किस तरह से आपने अगर आप 8 बजे उठते हो तो ठीक है आप 8 बजे उठो, फिर 8 बजे उठ के अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लेना है। इनके ईटिंग पैटर्न्स और स्लीपिंग पैटर्न्स बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए जिससे इनके हेल्थ पे असर पड़ता है। क्योंकि ये ऑलरेडी डिपेंडेंट इनके साथ सेकेंडरी डिज़ीज़ भी मोस्टली सेकेंडरी डिज़ीज़ के साथ होते हैं बच्चे। और अगर इनके साथ इनकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाए, इनके स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएँ, ईटिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाए, तो इनकी हेल्थ पे असरअंदाज़ होती है ये चीज़। कि अगर मैं ठीक से खा नहीं रही हूँ, सो नहीं रही हूँ, तो मुझे ये चीज़ ट्रिगर करेगी। इन बच्चों को ये चीज़ ट्रिगर करेगी कि नहीं ओके अगर एक नॉर्मल बच्चा एक दिन अपनी डाइट नहीं ले पाता ठीक से, तो वो अगले दिन वो किसी न किसी तरह उसको कवर कर लेगा या अगर वो सो नहीं पा रहा, तो वो अगले दिन ज़्यादा सो लेगा। लेकिन ये बच्चों की अगर हमने रूटीन या पैटर्न बना दिया, तो न ये बच्चे अगले दिन ज़्यादा सोएँगे नहीं, कि अगर ये देर से उठे हैं, तो रात को अपने टाइम पर ही सोएँगे और देर से ही सोएँगे। तो ये वाला पैटर्न बड़ा इनको डिस्टर्ब करता है, इनकी हेल्थ पे बहुत डिस्टर्ब करता है। तो इस तरह से हम इनको रूटीन बना सकते हैं कि सबसे पहले तो जो भी इनकी बात सुनें कि ये क्या करना चाह रहे हैं और इनके हमने ये भी नोट करना है कि कब क्या पैटर्न शो कर रहे हैं, कब क्या बिहेवियर शो कर रहे हैं ये। उसी तरह से इनकी रूटीन बनाएँ, अगर किसी चीज़ से ये नहीं इनको पसंद आई तो वो चीज़ हटा के किस तरह दूसरी चीज़ डालनी है उस टाइमिंग में या कुछ बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं कर देना कोई भी चीज़ या कोई भी कमी नहीं कर देनी, ज़्यादती और कमी किसी भी चीज़ की नहीं करनी। कि अगर हमने सिर्फ़ सेशन दे रहे हैं, रेमेडियल सेशन कर रहे हैं घर में, तो हमने आधे घंटे से एक्सेस करके अच्छा बच्चा बैठ रहा है, पढ़ रहा है तो ओके आज हम इसको 1 घंटा पढ़ा देते हैं, नहीं। जो टाइम लिमिट हमने उनको दिया है, जो टाइम लिमिट हमने सोचा है कि आज हमने आधा घंटा ही पढ़ना है, तो हमने आधा घंटा ही पढ़ना है। और इनके टाइम टेबल इस तरह से भी बना सकते हैं कि हमने 5 चीज़ें बच्चे को बताएँ कि हमने 5 चीज़ें आज करनी हैं। हमने ये वाली एक्टिविटी करनी है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। कोई भी 5 चीज़ें आपने डिसाइड कर ली और उसका टाइम टेबल बना लिया। और बच्चा उस चार्ट पर टिक करेगा या उस पे एक स्माइली फेस लगा देगा कि ओके आई एम डन विद दिस, आई एम डन विद दिस। पाँचों चीज़ें हो गई, उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा कि मैंने ये पाँचों चीज़ें अचीव कर ली आज के दिन में। उसके लिए वो अचीवमेंट होगी। एक नॉर्मल बच्चे के लिए शायद वो अचीवमेंट ना हो, कि वो सोचे कि ओके ये तो मेरा डेली रूटीन टास्क है, ये तो मुझे करना ही होता है, इसमें कौन-सी बड़ी बात है। लेकिन एक स्पेशल नीड बच्चे के लिए उनके लिए छोटी-छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर उनके घर में चार्ट लगा हुआ होगा कि आज हमने सुबह उठ के ये चीज़ें करनी हैं, तो उनके एक तो वो अपना पैटर्न बना लेंगे, स्केड्यूल बना लेंगे, अपना माइंड बना लेंगे, ओके हमने ये चीज़ करनी है, फिर उनके पास चीज़ें होंगी करने के लिए। उनके पास एंग्ज़ायटी वाली उनके पास सोचने के लिए ज़्यादा वक़्त नहीं मिलेगा उनको कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें? फ़ौरन उन्होंने चार्ट देखा, अब हमने ये करना है, इस टाइम ये टाइम हो गया, अब हमें ये करना है, ओके जब ये चीज़ डन हो गया, आई एम डन विद दिस। उसने टिक कर दिया स्माइली कर दी वो उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट आ गया कि ओके मैंने तो ये चीज़ कर ली है, मैंने ये चीज़ अचीव कर ली है, आज के दिन में मैंने ये चीज़ अचीव कर ली है। और फिर जब आप रात में उसको सोने लगे बेड टाइम मैं तो उससे पूछा आज आपने क्या-क्या किया और कितनी-कितनी चीज़ें अचीव कर ली, कितनी-कितनी चीज़ें अचीव नहीं की हैं, फिर क्या-क्या चीज़ रह गई और इट्स ओके अगर उस दिन वो कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाता या कोई टास्क फुलफिल नहीं कर पाता, तो उसको नेक्स्ट डे में आप डाल दें कि ओके हम नेक्स्ट डे ये रिपीट कर सकते हैं।
जी मरियम। बिल्कुल, जो बच्चे हैं, स्पेशल नीड्स बच्चे, उनके लिए टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको एक आदत होती है कि वो एक रूटीन एडजस्ट करें। उसमें वो लोग मेरे ख़्याल से ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं अपनी हर चीज़ बनिस्बत इसके कि जो है आप सुबह उठ रहे हो और किसी भी टाइम पे आप ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हो, किसी भी टाइम पे आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, तो वो थोड़ा-सा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक आपने सेंस ऑफ अचीवमेंट की बात की कि एक जो स्पेशल नीड बच्चा होता है, चाहे वो ऑटिस्टिक बच्चा हो, चाहे वो डाउन सिंड्रोम बच्चा हो, या चाहे वो कोई भी बच्चा हो, वो विदाउट एनी डिसेबिलिटी एक बच्चा होता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक इनग्रेव करना कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट कि भाई उसने कुछ किया है तो हमने उसको एज अ रिवॉर्ड कुछ दे दिया है। तो किस 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 तरह के रिवॉर्ड्स होते हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है उनके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट डेवलप करने के लिए कर सकते हैं? ज़रूरी नहीं है कि वो मॉनेटरी रिवॉर्ड ही हो कि भई आपने बहुत बड़ी चीज़ कोई दे दी है उठा के, और बच्चा नेक्स्ट टाइम पे भी ये एक्सपेक्टेशन करे कि इस दफ़ा अगर कोई मुझे गेम मिली है, कोई एक्सबॉक्स टाइप चीज़ मिली है, तो नेक्स्ट टाइम भी अगर मैं ये करूँगा तो फिर मुझे ये मिलेगी। तो रिवॉर्ड्स क्या-क्या हो सकते हैं और पेरेंट्स किस तरीके से उसको लेके चल सकते हैं? क्या वो मतलब इस तरीके से भी हो सकता है कि आपने अगर बच्चे ने कोई छोटी चीज़ ही कर दिया है, कि एक अपना शॉर्ट टर्म गोल जो है वो अचीव कर लिया है, एक एक्टिविटी ख़त्म कर ली है, तो आपने बोल दिया कि वेल डन, आपने स्टार दे दिया उनको, या फिर आपने उनकी जो बैक होती है या उनका जो सर है उसके ऊपर थोड़ा-सा टैप कर दिया कि भई ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हुँ। बिल्कुल, इस तरह से कर सकते हैं, बहुत तरीके की रिइंफोर्समेंट हो सकती है। अगर बच्चे ने कुछ ज़्यादा अच्छा पूरे टास्क अचीव कर लिए, 5 टास्क दिए थे, हमने उसको सारे टास्क अचीव कर लिए, तो हमने उसकी कोई फ़ेवरेट चीज़ उसको बना के खिला दी घर में, तो ये उसके लिए एक रिवॉर्ड हो गया। और अगर एक-एक टास्क पे अगर हमने देना है, तो हमने उसको टैप कर दिया, उसको बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं अगर उनके पेरेंट्स उन्हें मुस्कुरा के देख भी लें, ये भी उनके लिए एक रिवॉर्ड होता है। कि ओके मेरे फादर मुझसे खुश हुए हैं, वो मुझसे खुश हो रहे हैं, या सिबलिंग उनके लिए क्लैप करवा दिया कि देखो और बताना जितने लोगों को बताएँगे ना, ये उनके लिए एक रिवॉर्ड होता है कि मेरी मदर ने आज उनको फ़ोन करके बताया कि आज मेरे बच्चे ने ये काम कर लिया। तो इनके लिए एक रिवॉर्ड होता है कि मैं मुझे मुझे कहीं पर बताया जा रहा है, मुझे कहीं पर डिस्कस किया जा रहा है कि मैंने ये अच्छा काम किया। तो वो मोटिवेट होता है कि नेक्स्ट डे भी मैं क ये काम करूँगा, तो मुझे मेरी अम्मी मुझे एप्रिशिएट करेंगी और दूसरे लोगों को भी मेरी मिसाल देंगी कि देखो मेरे बच्चे ने आज ये काम कर लिया। और कुछ कोई उस उनकी फ़ेवरेट कैंडी दे सकते हैं। इस तरह के रिवॉर्ड भी हो सकते हैं, या घर पे रहते हुए भी आप उनके सिबलिंग्स को बता सकते हैं कि आज आपके भाई ने इस तरह का ये काम किया। रात को आप उन्हें जब उनका सारा काम हो जाए, रात को किसी तरह से उन्हें प्रेज़ कर सकते हैं कि आज आपने ये बहुत अच्छा काम किया है, तो आज आपको ये वीडियो आपने कहा था कि हमें वो कार्टून देखना है, तो आज आपने बहुत अच्छा काम किया, तो आज हम इतनी देर के लिए ये वाला कार्टून देखेंगे, या आज हम इतने टाइम के लिए ये वाली चीज़ करेंगे। कोई गेम उनका फ़ेवरेट है, घर में रहते हुए, तो वो चीज़ खेल सकते हैं, वो चीज़ कर सकते हैं। कोई सॉन्ग उनको म्यूज़िक अगर कोई म्यूज़िक पसंद है, तो उनको म्यूज़िक वो वाली चीज़ से अवॉइड कर सकते हैं। किसी भी तरह का रिवॉर्ड हो सकता है इस चीज़ में कि अगर कोई म्यूज़िक पसंद है, कोई कैंडी पसंद है, अगर बच्चा खा सकता है कोई कैंडी, तो उसको कोई कैंडी दे दें, या कोई उसकी फ़ेवरेट चीज़ बना दी। या ये भी कर सकते हैं कि अगर तो बच्चा एक टास्क को कम कर सकते हैं उसके, कि आज आपने ये 3 टास्क कर लिए, तो आज आपने तो बहुत अच्छा काम किया, ओके कल मैं आपसे थोड़ा कम काम करवाऊँगी। आपसे सिर्फ़ 2 काम करवाऊँगी कल मैं। उसके लिए रिवॉर्ड भी हो गया वो कि कल मैंने तो ज़्यादा काम कर लिया था, तो आज मुझे कम काम करना पड़ रहा है। ये मोटिवेशन होती है बच्चे के लिए कि आज मुझे कम काम करना पड़ रहा है। लेकिन नेक्स्ट डे आपने दोबारा से वो चीज़ ले आनी है, तो ऐसे में वो आपका कल वाला रिवॉर्ड पूरा हो गया, लेकिन आज हमने दोबारा उतने ही टास्क करने हैं। जी, बिल्कुल, बच्चों के अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट आप डेवलप करने के लिए आपको छोटे-छोटे रिवॉर्ड्स, और वो अनयूजुअल अगर तरीके से हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि फिर ये ना हो कि आप कोई बच्चों को ये कह रहे हैं कि भाई तुमने ये चीज़ की है तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारा फ़ेवरेट एक्सबॉक्स देके दूँगा, या कोई कोई एक ऐसी चीज़ है लाइक साइकिल है, या चलो बाइक हो गई है, थोड़े एडल्ट जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी। तो एज कम्पेयर टू दीज थिंग्स, अगर हम इस तरीके से करें कि भाई आपने बहुत अच्छी तरीके से
पुरजोश तरीके से उनको बता दिया कि तुमने तो ये बहुत अच्छा काम किया, या उनको एक्नॉलेज कर दिया। जैसे कि आपने बताया कि अपने किसी फ्रेंड को बता दिया या उसके किसी सिबलिंग को बता दिया कि देखो उसने आज ये वाला काम किया है तो कितना अच्छा काम किया है, तो बच्चे को थोड़ा इम्पोर्टेंट फील होगा कि मुझे एक्नॉलेज किया जा रहा है। तो ये चीज़ भी हो सकती है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है जैसे कि आपने बताया कि आपने उसकी कोई पसंदीदा चीज़ बना के खिला दी कि भाई देखो आज मैं इतनी खुश हुई हूँ तुम्हारे इस काम से कि मेरा दिल किया कि चलो आज तुम्हारी फेवरेट चीज़ बनाते हैं। तो आप अपने रिवॉर्ड्स हमेशा चेंज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो मॉनेटरी ही चीज़ हो, या ज़रूरी नहीं है आप कि आप बच्चों से बोलो या उनसे पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए, या फिर एक सर्टेन पॉइंट पे जाके आप उनसे पूछ सकते हो, लेकिन ज़्यादातर बेहतर यही है कि आप खुद से अगर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करें तो वो बच्चों का जो मोराल है वो ज़्यादा हाई करती है। इसके साथ ही तुबा मैं आपसे जो है बहुत ज़्यादा आपको थैंक यू करूँगी हमारे लिए टाइम निकालने के लिए और बहुत अच्छी टिप्स बताने के लिए। इंशाल्लाह हम लोग एक दूसरा सेशन भी करेंगे, हमारा थर्ड सेशन हो जाएगा किसी बहुत अच्छे टॉपिक को लेकर जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सके। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा हम लोग जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू मरियम फॉर इनवाइटिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।